जी, गीतांजलि के तरफ से मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ये आज के 10th गीतांजलि एकल काव्य पाठ के उपलक्ष्य में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज प्रोग्राम की शुरुआत के पहले बहुत बहुत आज हमारे एक विशिष्ट अतिथि भी हैं, मोतीलाल गुप्ता जी, जो हमारे आग्रह पर आए हैं, वो हिंदुस्तान से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोतीलाल जी। तो आपकी आवाज, हाँ ठीक है। तो आज प्रोग्राम की शुरुआत के पहले मैं आप लोग को बिटिया दिवस की शुभकामनाएं दे दूं। आज बिटिया दिवस है। आप लोगों में कई लोग जो हैं वो उनकी अपनी बिटिया है, वो पहले भी बिटिया रही होंगी। बिटिया दिवस की आप सबों को शुभकामनाएं। जूम का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो राखी ने आप लोगों को डिटेल्स में भेजा है। एक चीज मैं चाहता हूँ ऐड कर देना कि ये हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। जिन किसी को ऑब्जेक्शन हो वो पहले बोल दें कि उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। आप लोग थ्रू आउट अपना वीडियो ऑन रखें और अपने डिवाइस को म्यूट रखें। तो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो ऐसे, ये प्रोग्राम 40 मिनट का होगा और 40 मिनट में हम लोग की जो रूपरेखा है वो मैं आप लोगों का मैंने स्वागत किया है। उसके बाद मैं ओम श्रीवास्तव जो हमारे आज के कवि हैं उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन और परिचय दूंगा। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा ओम श्रीवास्तव जी को, जो आके 20 मिनट अपना काव्य पाठ करेंगे। उसके बाद उस पर टिप्पणी देने के लिए मैं हमारे गीतांजलि के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार को बुलाएंगे, वो उस पर टिप्पणी देंगे अपनी। और उसके बाद प्रश्न और उत्तर का सेशन चलेगा और उसमें कोई लोग चाहें तो अपना कमेंट्स भी पास करते हैं। और अंत में मैं इसको कंक्लूड करूंगा और नेक्स्ट मीटिंग के बारे में अनाउंस मैं यही करता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग के पाइपलाइन में 4 अक्टूबर को हमारे मित्र नरेंद्र ग्रोवर वो काव्य पाठ करेंगे, एकल काव्य पाठ। उसके बाद 11 अक्टूबर को मंजू श्रीवास्तव है, मंजू भाभी वो करेंगी। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर मीना भाभी से भी रिक्वेस्ट किया है, मीना वर्मा से, कि वो चाहे तो वो 18 अक्टूबर का वो डेट ले सकते हैं। और भी जितने लोग जो इंटरेस्टेड है इसके बाद काव्य पाठ करने के लिए, वो मुझे या राखी को अपना आप नाम भेज दें और डेट भेज दें। ये संडे को, हर संडे को 3 बजे दोपहर में शुरू किया जाता है और 40 मिनट का प्रोग्राम होता है। तो मैं संक्षिप्त में परिचय दे दूं ओम श्रीवास्तव का। ओम श्रीवास्तव जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश से हैं। ये 2015 में यूके आए और बर्मिंघम के निवासी हैं। इसके पहले इन्होंने अपने काम के सिलसिले में ये सिंगापुर और हांगकांग भी गए हुए थे। यहाँ अपनी पत्नी अंकिता और अपने 2 बच्चों अनन्या और विहान के साथ यहाँ बर्मिंघम में 5 सालों से हैं। लेखन में इनकी रुचि रही थी बचपन से, लेकिन चूंकि पढ़ाई का बोझ इतना था इसलिए वो उभर के सामने नहीं आ पाया। तो अपने एक मुकाम हासिल करने के बाद अब ये लेखन में इनकी रुचि आई है और हम लोगों ने इनकी कुछ चीजें सुनी भी हैं। गीतांजलि का जो काव्य पाठ हुआ था उसमें मैंने इनकी चीजें सुनी है और इनके कविता के उद्गार से लगता है कि इनमें लिखने की प्रतिभा है। और काफी जो उसमें मेन वस्तु जो है वो मूल रहता है उसमें। ये हमारे अभी ये इन्होंने जो तालीम ली है वो फिनांस में इन्होंने MBA किया है और अभी ये ग्लोबल सोर्सिंग मैनेजर के रूप में डच बैंक में ये कार्यरत हैं। ये गीतांजलि के सबसे जूनियर सदस्य हैं। इन्होंने इस साल ही गीतांजलि की बहुभाषीय साहित्यिक संस्था का जो इन्होंने सदस्य ग्रहण की है। और मैं अब आमंत्रित करता हूं अपने युवा कवि ओम श्रीवास्तव को एकल काव्य पाठ के लिए। ओम जी, आप स्क्रीन पर आए और अपना काव्य पाठ करें। ओम जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर जो आपने बहुत अच्छा सा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। क्या आप लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं? क्योंकि सर आप इसमें मेरे स्क्रीन पे आप हो। आप स्क्रीन पर हैं, आपकी आवाजें बहुत साफ आ रही हैं सब लोगों को। चलिए, परफेक्ट। आप प्रोग्राम शुरू करें उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से कर दूं कि आप लोग अपना जो डिवाइस को हमेशा म्यूट रखें। आप तभी उसको अनम्यूट करें जब आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपको कोई कमेंट देना है। इससे कवि को काफी दिक्कत होती है। ओम जी, आप शुरू करें।
सर थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते, सादर प्रणाम। अ, मैं मेरा पहली बार ऐसा है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने अपनी कविता रखूंगा। लास्ट टाइम सर ने मुझे, कृष्ण कन्हैया सर ने मुझे मौका दिया था जब गीतांजलि का मैंने मेंबरशिप ज्वाइन की थी, तो मैंने एक छोटी सी कविता पढ़ी थी। आज शायद पहले दिन है, तो पहली बार मैं कविता पढ़ूंगा इतने बड़े मंच पे आप सभी लोगों के सामने। प्लीज आप लोग मेरी जो भी गलतियां हो, जो भी त्रुटियां हो, उन्हें प्लीज माफ करिएगा। प्लीज फीडबैक दीजिएगा मुझे, और मैं उसके हिसाब से और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी कविताओं में जाऊं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, कि मैं पोएट नहीं हूं, मैं राइटर नहीं हूं। मुझे बस कभी कभी मेरे दिल में विचार आते हैं, मेरे मन में विचार आते हैं, और मैं उनको अपने पेन से प्रकट कर देता हूं अपने कभी कभी कागजों पे। अगर आप मेरी लेखनी देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि उसमें मात्रा का, कॉमा और पंक्चुएशन का भी बहुत गड़बड़ रहता है। तो तो प्लीज आप लोग मुझे फीडबैक दें, और मैं इस और थोड़ा मेहनत करूंगा और स्वागत है, इम्प्रूव करूंगा। तो स्वागत है। धन्यवाद। अ, मैं एक बहुत छोटी सी कविता से स्टार्ट करूंगा, कृष्ण कन्हैया सर, अगर आप मुझे अपना आदेश दें तो। और वो कविता है उस बारे में कि जहां उसका शीर्षक है, अगर तुम हाँ ना कहती। जैसे आप सभी ने अपने जीवन साथी के बारे में जब भी, अ, अगर जब विवाह किया होगा, जब भी जैसे भी विवाह किया हो, प्रेम विवाह या जैसे हमारा अरेंज विवाह होता था, तो आपके जीवन साथी ने, चाहे आपके पति हो या पत्नी, उन्होंने हाँ किया होगा। अगर उन्हें वो हाँ ना कहते, और आप आज जब उनसे बहुत खुश हैं, आप जीवन में उनके साथ बहुत बहुत खुश, मतलब हैप्पी हैं, तो आप अगर वो हाँ ना कहती तो आपकी फीलिंग्स क्या होते हैं, ये मैंने बहुत छोटी 5-6 लाइनों में लिखा है। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। शीर्षक है, अगर तुम हाँ ना कहती। अगर तुम हाँ ना कहती तो क्या होता। अगर तुम हाँ ना कहती तो क्या होता। तो हम तुम साथ ना होते। हमारा यह छोटा सा संसार ना होता। न ये बाल बच्चे होते, न ये घर बार होता। मैं कहीं और होता, तुम कहीं और होती। तुम तो शायद जरूर आबाद होती, पर मैं इतना खुशहाल ना होता। अगर तुम हाँ ना कहती तो मेरे लिए हम सफर का एक लंबा इंतजार होता। न ये उमंग होती, न ये उल्लास होता। किसी नए जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए शायद एक कोशिश होती, शायद एक लंबा प्रयास होता। अगर तुम हाँ ना कहती तो क्या होता। अगर तुम हाँ ना कहती तो क्या होता। शायद मेरा जीवन निर्झर और वीरान होता, जैसे पतझड़ को बसंत का इंतजार होता। अगर तुम हाँ ना कहती तो क्या होता। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सर। ये मेरी कविता का यहीं पे, मतलब ये बहुत छोटी थी, तो मैं आगे अपनी दूसरी कविता में बढ़ूं सर, और या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको चलिए। अभी 20 मिनट समय है। चलिए, धन्यवाद सर। जो मेरी दूसरी कविता है, ये मैंने तब लिखी थी जब मुझे यहाँ आए हुए करीब 1-2 वर्ष हुए थे। ये मेरी और मेरे मेरे जैसे बहुत सारे, आई थिंक बहुत सारे आप लोग भी कोरिलेट करोगे, वो उनकी फीलिंग्स है, उनके भाव हैं, कि हम यूके में क्यों बैठे हैं, हम विदेश में क्यों बैठे हैं, हम अपने भारत में क्यों नहीं हैं। जहाँ मेरी माँ है, जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मेरे लोग हैं, हम वहाँ क्यों नहीं हैं। उसको मैंने बहुत संक्षेप में लिखने की कोशिश की है, आप लोगों को सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है, मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ। यहाँ मेरे लोग नहीं, यहाँ मेरी गली नहीं, यहाँ मेरी यादें नहीं, फिर भी मैं यहाँ क्यों हूँ। क्या पैसे के लिए हूँ यहाँ, या एक बेहतर की जीवन की तलाश। क्यों हूँ मैं यहाँ, कभी कभी मैं खुद दे पाता नहीं जवाब। काश, काश मेरा वतन भी विकसित होता। काश वहां भी सब कुछ फॉरेन जैसा होता। तो ना मेरी गली छूटती, ना मेरा मोहल्ला छूटता। घर मोहल्ला या शहर छूटता भी, तो कम से कम मेरा वतन ना छूटता। पता नहीं किस चाहत में पड़े हैं यहाँ। पता नहीं किस चाहत में पड़े हैं यहाँ। अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं हैं, बहुत जैसे हैं हमारे यहाँ। और जो नहीं है, वो तत्पर प्रयासरत हैं आने के लिए यहाँ। आखिरी लाइन है, सोचता हूँ लौट जाऊं। सोचता हूँ लौट जाऊं अपने घर, अपने शहर, लेकिन लौट पाता नहीं हूँ। जितना रहता हूँ यहाँ, उत- लेकिन लौट पाता नहीं हूँ। जितना रहता हूँ यहाँ, वहां इतना उतना यहाँ का होता चला जा रहा हूँ मैं। जितना रहता हूँ यहाँ मैं, उतना यहाँ का होता चला जा रहा हूँ मैं। यह मेरा वतन नहीं, या मेरी गली नहीं, फिर भी यहाँ बसता चला जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद।
बहुत खूब। थैंक यू। अगली दो कविताएं हैं, वो हैं कोरोना से संबंधित, बहुत ही इस समय का सबसे रिसेंट और हॉट टॉपिक है। तो उस पे मैंने कुछ लिखा है। और जो जो पहली कविता है जो मतलब मैं सुनाऊंगा कोरोना के संदर्भ में, वो हमारे जो मजदूरों का पलायन हुआ था। आप सभी ने अगर न्यूज़ देखा होगा टीवी पे, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे मजदूर भाई बड़े बड़े शहरों से भाग के छोटे शहरों में गए। बहुत ही टीवी पे बहुत ही मार्मिक दृश्य था। वो मुझे दिल को छू गया। तो मैंने उस पे कुछ शब्द लिखे हैं और जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि इसका शीर्षक है कि मैं मजदूर हूं। और वो एक मजदूर की मजबूरी को मैंने दिखाने का प्रयास प्रयास किया है अपनी रचना के माध्यम से। अ, जो मैं सुनाता हूं आप लोगों को। मैं मजबूर हूं, लाचार, बेबस, गरीब, इंडिया के इंडिया के शहरों और कस्बों में रहता भारत का एक मजदूर हूं। हम्म। लाचार, बेबस, गरीब, इंडिया के शहरों और कस्बों में रहता भारत का एक मजदूर हूं। रोजी रोटी के लिए शहरों को जो आया था कभी, आज जान बचाने के लिए अपने गांव लौट जाने को मजबूर हूं। मैं जीवन यापन के लिए हमेशा संघर्ष करता एक मजदूर हूं। मैं मजबूर हूं। पैदल, साइकिल, ट्रक, टेम्पो, हर संभव साधनों से कोसों दूर अपने घर को भागता। पैरों में है छाले, कभी नहीं मिलते कहीं कहीं कभी कभी नहीं मिलते खाने को निवाले, फिर भी मैं चलता चला जाता। कभी होता बेहोश, कभी मरता भूख से, कभी ट्रकों कारों के नीचे आता, तो कभी मैं ट्रेन से कट जाता। फिर भी मैं अपने गांव की ओर बढ़ता चला जाता, क्योंकि मैं मजबूर हूं, बड़े शहरों के छोटे काम करने वाला मजदूर हूं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी मजदूर भाइयों के लिए। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बढ़ते राशन, भीख की तरह मिलते खाने को दाने, बिना काम, बिना पैसे, बिना रोटी के मैं घर पर बैठा मजबूर हूं। 20वीं शताब्दी में भी गरीबी भुखमरी से जूझता, शहरों को शहर बनाता मजदूर हूं। मैं मजबूर हूं। बहुत खूब। अगली लाइन है, जिन गांव से कभी आया था भागकर, जिन गांव से आया था कभी भागकर, आज वहीं जाने को बेचैन हूं। मैं अपने घर, घर वालों और गांव की छांव में मरने का शौकीन हूं। मैं मजबूर हूं। जिसकी सालों की गृहस्थी सिमट गई एक झोले में, जिसकी सालों की गृहस्थी सिमट गई एक झोले में, मैं उस गृहस्थी को सर पर रखकर घर को भागता मजदूर हूं। मैं मजबूर हूं। बहुत खूब। हर कोई देखता है मेरी कहानी अपनी नजरों से। कोई देखता दर्द, तो कोई देखता फैलती हुई महामारी। मैं सहानुभूति और गालियां दोनों खाने को मजबूर हूं। जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनों के पास पहुंचने को बेचैन, मैं एक भारतीय मजदूर हूं। और आखिरी पैरा है, वो बहुत 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 मुझे मुझे बहुत दिल के करीब है ये लाइन। समाज, विकास, उन्नति, उन्नत भारत, मानवता, सब पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता, सालों बाद भी गरीबी में जीने मरने को मजबूर हूं। मैं भारत की ना घटती गरीबी और असमानता की एक सच्ची तस्वीर हूं। मैं एक बार फिर जीवन की आस में घर से निकला मजबूर हूं। हाँ, मैं एक मजदूर हूं। मैं आज अपने घर लौट जाने को मजबूर हूं। हाँ, मैं एक मजदूर हूं। बहुत खूब। बहुत अच्छे। थैंक यू। कोरोना से ही रिलेटेड दूसरी लाइन है, दूसरी पोयम है, नॉट लाइन है। वो अवधी भाषा में है। मेरा जन्म स्थान है वो अयोध्या के करीब है, और वहाँ पे श्री तुलसीदास जी, तुलसी बाबा का भी जन्म स्थल आसपास ही है। वो मेरे घर के 30 किलोमीटर के दायरे में भगवान जी का, रामचंद्र जी का जन्मस्थली और तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो उसी गांव में हुई है 12th तक। तो मेरा अवधी भाषा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और मुझे बहुत प्यारी भाषा लगती है वो। रामचरितमानस भी हमारी उसी में है। तो मैंने उस पे एक कविता लिखी है। आप लोग जब मैं उसको प्रयास करूंगा, और अगर आप लोगों को जहां कभी लगे कि थोड़ा भाषा कठिन है या कोई
आपको कोई उस पर टिप्पणी देनी तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा सर और बताइएगा, तो आई टेक ए पॉज। ठीक है। कविता का शीर्षक है कि कोरोना अब लौट के जाओ, कोरोना माई अब लौट के जाओ। एक एक हमारे जैसे लोगों की जो घर में लॉकडाउन में बंद थे, परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, उनकी उनकी ये भावना को दर्शाता है कि अब हम क्या करें, कोरोना तुम अब जाओ, अब बहुत हो गया। उस पे कुछ लाइनें हैं, मैं सुनाता हूं आप लोगों को। कोरोना माई लौट के जाओ, जिंदगनिया हमरी नॉर्मल बनाओ। ट्रेन पकड़ी, टेम्पो पकड़ी, बस हम पकड़ के जाई। बड़ा दिन होई गइल, तनी बुआ से भेटाई। बड़ा दिन होई गइल, तनी बुआ से भेटाई। चाट खाई पकौड़ी खाई, अरे चाट खाई पकौड़ी खाई, ठेला वाला गोलगप्पा हम खाई। जाओ तुम कोरोना तो तनी रेस्टोरेंट होई के आई। जाओ तुम कोरोना तनी रेस्टोरेंट होई के आई। कब तक बिताई समय व्हाट्सएप और फेसबुक पर, कब तक हम ही पिक्चर वा लगाई। जाओ तुम कोरोना तो तनी उनसे मिलके जियरा के हलिया बताई। जाओ तुम कोरोना तो तनी उनसे मिलके आई। कब तक खाई पुलिस के गाड़ी, कब तक खाई उनके लठिया। वहां पे पुलिस बहुत लाठी मार रही थी जब लॉकडाउन था इंडिया में, तो उस पे लाइन है, कब तक खाई पुलिस के गाड़ी, कब तक खाई उनके लठिया। जाओ तुम कोरोना तो तनी निकरे हमारी मोटरसाइकिलिया। जाओ तुम कोरोना तो तनी हमरे निकली मोटरसाइकिलिया। घर में हम बंद होई गईली, जैसे पानी के मछरिया। घर में हम बंद होई गईली, जैसे पानी के मछरिया। जाओ तुम कोरोना तो बनी हम फिर से बही हम बन के पुरवैया। अब निकरी हम घर वासे, बाजारे हम जाई। जाओ तुम कोरोना तो हम तनी घूम घाम के आई। अगली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे विवाह और जो आमंत्रण आते थे उस पे है। बंद भइल मूड़न छेदन, बंद भइल मूड़न छेदन, रुक गइल है बियाहवा। जन्म दिनवा के भी तो अब नाही आवत कौनो बुलावा। अब तो भैया खाली मिलत है घर के निवाला। अरे जाओ तुम कोरोना तो तनी दावत खा के आई। कहीं तो हम निमंत्रण पे भोज उड़ाई। चिंटू से मिलूं पिंटू से मिली, गुप्ता और शर्मा से भी हेलो बोल के आई। जाओ तुम कोरोना तो तनी यारी दोस्ती जमाई। जाओ तुम कोरोना तो तनी यारी दोस्ती जमाई। सर मैं एक पॉज लेता हूं क्योंकि अब इसी में मैंने कुछ और लाइनें लिखी थी बट थोड़ी अलग हैं। इसी कविता का कंटिन्यूएशन है बट वो थोड़ी सी सीरियस भाव आ जाते हैं उसमें। अगर आपका सर आदेश हो तो मैं सुना दूं। अभी है समय, आप बोलिए। बिल्कुल, चलिए सर। अब कविता मतलब ये जो इसके भाव हैं वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। वो कहना चाहता है कि कोरोना को कि भाई क्या अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स, ये तो चलो सॉफ्ट प्रॉब्लम्स थी, अब हमारी जो डिफिकल्ट मतलब चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। नौकरी के टेंशन बा, व्यापार में भी घाटा भइल। नौकरी के टेंशन बा, व्यापार में भी घाटा भइल। लड़कन के स्कूल छूटा और प्रतियोगिता न भइल। अर्थव्यवस्था हिलल, देश विदेश हिलल, तुम पूरा देश तुम हिलाई। बहुत कुछ चौपट भा, तुम बहुत कुछ मिटाई। बहुत का की तुम बीमार, बहुत का ऊपर पहुंचाई। हम सब के बीच मा तू बहुत दूरी बढ़ाई। लेकिन कसम से अब और सहा न जाई। जाओ तुम कोरोना वरना परलय हो जाई। कोई तो मरी तुमसे, नहीं कोई तो भूखमरी से मर जाई। जाओ तुम कोरोना वरना परलय हो जाई। ये कविता यहाँ पे खत्म होती है बट एक लाइन है छोटी सी जो मैंने मैंने अपनी तरफ से कोरोना को कहने की कोशिश की थी कि कोरोना तुम लौट के जाओ और कभी मत आना।
और हम पे एक उपकार करना कि अपने जैसा दूसरा कभी फिर मत बनाना। धन्यवाद सर। अब मैं सर ये अपने नोट्स इधर रख देता हूँ। एक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इससे थोड़ा हटते हुए है। एक सब्जेक्ट को एक विषय को मैंने बहुत थोड़ा गहराई से छूने की कोशिश की थी। एहसास, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, हम उन्हें कैसे छूते हैं, कैसे समझते हैं, उस पे जाने की कोशिश की थी। तो अगर आप सर आदेश दें तो मैं बिल्कुल। कविता का शीर्षक है एहसास। एहसास का भी एक अजब सा एहसास है, कभी सुख का तो कभी दुख का एहसास है। स्वप्निल सुनहरा अद्भुत अनजाना अनदेखा अबोध एहसास, सच का एहसास झूठ का एहसास, अगर सोचो तो सचमुच होगा एहसास। किसी की भावनाओं का एहसास, किसी के विचारों का एहसास, किसी के व्यक्तित्व को परिभाषित करता, सुख दुख को बताता एहसास। उद्वेलित विचलित करता एहसास, सपनों को सजोने पाने और टूट जाने का एहसास। किसी से मिलने मिलकर बिछड़ने का एहसास, कुछ पाने और कुछ खोने का एहसास। कठिनाई परेशानी अच्छाई का एहसास, हर बात का है अपना एक अलग सा एहसास। शायद हर किसी को होता है किसी ना किसी बात का एहसास, शायद हर एक बात का एहसास। सचमुच एकदम निराला विचित्र अनूठा है ये एहसास, है ये एहसास। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको 2 मिनट टाइम और है, आप चाहें तो कोई छोटी सी रचना सुना सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं क्विकली मैं सुनाता हूं आपको। तो सर 1 मिनट में अपनी वो कविता निकाल रहा हूँ मुझे। हाँ, मैंने सर ये कविता है ये मैंने एक बचपन में सुना था कि जहां ना जाए कवि वहां जाए रवि। तो मैंने उसको संदर्भ में लेते हुए आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट, जो कवि हैं आप लोग उन सब के बारे में एक ट्रिब्यूट, छोटा सा ट्रिब्यूट लिखा है कि कवि क्या है मेरी नजरों से। और ये आप लोगों को मेरा एक वो है, भेंट है, आप लोगों के लिए एक सम्मान है। प्लीज सुनिएगा। मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, साहित्य के संसार का रवि हूँ, मैं कवि हूँ, जो शब्दों को मालाओं में पिरोता, अलंकारों और उपमाओं को सचमुच परिभाषित करता, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। जिसे कुछ समझते दिशाहीन, कुछ समझते गुणी, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। कभी हास्य, कभी श्रृंगार, कभी व्यंग, हर तरह की प्रकृति को वर्णित करता, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। जिसकी शब्दों के कई माने, जिसके शब्दों के कई माने, जिसकी वर्णमालाएं कोई सीमा ना जाने, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। न भोर में, न सांझ में, न जून की दोपहरी में, न अमावस की रात में, मैं लेता नहीं विराम हूँ, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। छंदों में, दोहों में, चौपाइयों में, रुबाइयों में, इतिहास के पन्नों में, हर दशक में, हर काल में जो है मिलता हमेशा, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। और ये आखिरी लाइन है इसकी। गीतों में, कविताओं में, दुआओं में, इबादत में, प्रार्थनाओं में, अर्चनाओं में, इन सब में शब्दों को समाहित करता, मैं वही हूँ, मैं कवि हूँ। धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या क्या बात बात है श्रीवास्तव साहब। मैं थोड़ी सी बात बोल के फिर मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो इस पर टिप्पणी करे। आपने कहा कि आप कवि है, आप लेखक नहीं है, कवि नहीं है, लेकिन जो आपने बिंब प्रस्तुत किया है, जो आपने विवेचना की है, जो तथ्य आपने दिया है, वो जो समेटने की कोशिश की है, वो बतलाता है कि आप कवि हृदय हैं और आप में लेखन की क्षमता है। थैंक यू अब सर। मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आके ओम श्रीवास्तव के ये कविताओं पर अपनी टिप्पणी दें। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है। धन्यवाद कन्हैया। ओम श्रीवास्तव।
ओम श्रीवास्तव अपने आप को कहते हैं कि वो कवि नहीं है। कन्हैया ने साफ साफ कहा, प्रत्यक्ष कहा कि वो कवि हृदय हैं। और एक बात ओम कहना भूल गए कि कविताएं बहुत बचपन से करते आए हैं, लेकिन जीवन की आपाधापी में उन्होंने कविताओं को एक किनारे कर दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। ओम श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात लगभग 2 साल पहले हुई, जब मैंने उनकी एक कविता सुनी और मैंने उनसे कहा था कि ओम, तुम्हारी कविताओं में भाव हैं, वही भाव जिसके लिए फ्रेडरिक पिंकार्ट खोजते रहते थे श्रीधर पाठक की कविताओं में, वही बात जिसको भारत के संत कवि बलदेव वंशी जी विचार कविता कहते थे। मैंने कहा कि तुम्हारी कविताओं में विचार झलकता है और प्रत्यक्ष नजर आता है कि आपने उसमें कोई कारीगरी नहीं की है, उद्गार जैसे विचार आए वैसे ही आपने रख दिया। और ओम श्रीवास्तव की वो कविता जो मजदूरों के पलायन की है, मुक्तांचल पत्रिका की संपादिका डॉक्टर मीरा सिन्हा को इतनी पसंद आई कि वो मुक्तांचल में प्रकाशित भी है। तो ओम श्रीवास्तव का आगाज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। उन्होंने जितनी भी कविताएं सुनाई हृदय से निकली हुई कविताएं थीं और अच्छी तरीके से, जैसा कि कन्हैया ने कहा, बिंबों के सहारे, प्रतीकों के सहारे उन्होंने अपने शब्दों को पिरो करके सुंदर सुंदर कविताएं आप सबके सामने रखी। ओम श्रीवास्तव गीतांजलि समुदाय में एक हीरे की तरह चमक रहे हैं और हीरे की तरह चमकते रहेंगे। आने वाला समय ओम श्रीवास्तव की कविताओं का समय होगा और 2021 तक मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि ओम श्रीवास्तव का बहुत ही बढ़िया संग्रह छप करके प्रकाशित होगा, क्योंकि ओम श्रीवास्तव को इनकी पत्नी अंकिता का पूरा पूरा साथ है, पूरा पूरा आशीर्वाद है। आमतौर पे होता क्या है कि पत्नियां जो हैं पति की कविताओं को हीन भाव से देखती हैं। ये बहुत यानी गले के नीचे कम उतरने वाली बात है, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है। मैंने इसको तमाम पति पत्नियों के बीच में देखा है। लेकिन ओम श्रीवास्तव बड़े भाग्यशाली हैं कि इनकी पत्नी अंकिता इनको पूरी तरीके से प्रोत्साहित करती रहती है। गीतांजलि समुदाय धन्य हुआ आज ओम श्रीवास्तव की कविताओं को सुन करके। एहसास इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने व्याख्यायित किया कि लोग सोचेंगे, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि के भाव को जिस तरीके से उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया वो अद्भुत है। ओम श्रीवास्तव बधाई है, बधाई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। सर एक बस मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता था। मेरे वापस कविता लिखने में और वापस इसमें आने में केके अंकल का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मैं किसी को अपनी वाइफ के अलावा मैंने अपनी कविता किसी को सुनाता नहीं था, बट अंकल ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना एनकरेज किया कि आज मैं बहुत मिस्टेक्स की होगी मैंने, बट तभी एटलीस्ट मैं रुका नहीं। उसका जो क्रेडिट है वो अंकल को है। तो अंकल थैंक यू सो मच मुझे आपने वापस कविता लिखने के लिए प्रेरित करने का। आप जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत आभार। अब मेरे पास सिर्फ 7 मिनट का समय है, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। 3 से 4 मैं प्रश्न लूंगा। इसके पहले मैं प्रश्न शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं मोतीलाल गुप्ता जी, वो कुछ शब्द कहें इस प्रोग्राम के बारे में। वे मेरे विशेष आग्रह पर आए हैं, आपसे चाहेंगे आप कुछ शब्द जरूर कहें। मोतीलाल जी, आप अनम्यूट कर लें, आप। जी, स्वागत है। आप फिर अनम्यूट कर लें। हाँ। मेरे वतन के भाई बहनों,
आज आपके बीच में आकर बहुत ही हर्षित हूँ और इसके लिए डॉक्टर साहब कृष्ण कन्हैया जी का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि आज आपके बीच आकर मुझे आपकी गतिविधियों को किस प्रकार आप अपनी भाषा संस्कृति को बचा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मेरा मन आह्लादित है। भाई श्रीवास्तव जी के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनमें अनुभूति, दो ही तो चीजें हैं कविता के लिए, अनुभूति और अभिव्यक्ति। इनमें अनुभूति फूट फूट कर भरी है। दर्द से जिसका भी रिश्ता है वो आदमी नहीं है, फरिश्ता है। कोरोना को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने दर्द की अभिव्यक्ति की है, निश्चित तौर पर इनको एक बहुत बड़े कवि होने की तरफ ले जाती है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबके लिए 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा ताकि कम समय में मैं अपनी बात कह सकूं। हमारे अपने जो परदेश आ गए हैं, हमारे अपने जो परदेश आ गए हैं, प्रतिभा से अपनी दुनिया पे छा गए हैं, प्रतिभा से अपनी दुनिया पे छा गए हैं। दूर से ही सही दिल से है दिल का वास्ता, दूर से ही सही दिल से है दिल का वास्ता। याद किया आपने हम पास आ गए हैं, हम पास आ गए। बहुत बहुत नवाजिश आपका मोतीलाल जी, बहुत गुप्ता जी एक मिनट गुप्ता जी, आपको शायद याद नहीं है, लगभग 2 साल पहले मेरी आपसे ईमेल के माध्यम से एक जो आपके लिए एक दुखद समय था, उस समय मैंने आपसे बात की थी जी। ठीक है, हम लोग धन्यवाद। का अभाव है, हम लोग ज्यादा समय इस पर नहीं दे सकते हैं। नहीं ले नहीं समय। हाँ, 2 पंक्ति में और आपके लिए लिखी है इसी तरह की। विदेश में भी आप निज भाषा संस्कृति बचा रहे हैं, विदेश में भी आप निज भाषा संस्कृति बचा रहे हैं। ऊंचा कर मस्तक मातृभूमि का गौरव बढ़ा रहे हैं। भारत के सपूतों कोटि कोटि है नमन, भारत के सपूतों कोटि कोटि है नमन। देशभक्ति कर्मठता आपकी, हम केवल सम्मान पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहूंगा कि आप लोग मैं दो प्रश्न लूंगा। कोई आदमी जो चाहते हैं, या रमा जी आप? हाँ, मैं सिर्फ बहुत ब्रीफली इतना कहना चाहती हूँ कि इनकी कविताओं में हमें फ्रेशनेस बहुत लगी, और दूसरी सिर्फ इतना कि मैं यहाँ क्यों हूँ इसके बारे में हम सब ने लिखा है और लिखते रहेंगे, और ये भी लिखते रहेंगे। थैंक यू। और कोई लोग, और कोई आदमी? मैं हाथ नहीं देख पा रहा हूँ उठा हुआ। और स्वर्ण जी आप? हाँ, ओम जी। मैं एक और मैं प्रश्न लूंगा। कन्हैया जी, मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। आप हाँ, स्वर्ण जी स्वागत है। छोटा प्रश्न, छोटी टिप्पणी। थैंक यू। ओम जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। आप बोलिए। सुंदर आपकी कविताएं थी, बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा मुझे ये खुशी हो रही है क्योंकि मैं गीतांजलि समुदाय के जो युवा लेखक हैं उनकी मैं अध्यक्ष हूँ, तो आप उनके लिए एक उदाहरण होंगे। हम चाहेंगे कि आपको एक अतिथि की तरह बुलाएं और उन बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल जी। बहुत ही सुंदर आपने बहुत विषय बहुत अच्छे लिए हैं, हृदय की भावना एकदम आपने उभारी है। तो हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी ये है कि इतना युवा और प्रतिभाशाली कवि हमारी गीतांजलि। थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न और मैं लूंगा। एक और प्रश्न कोई आदमी या कोई टिप्पणी आप चाहते हैं बोलना? मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसी को। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि अगले प्रोग्राम के बारे में बोलकर कि नरेंद्र भाई आपका स्वागत है। आपको मैंने देर से देखा है और आप अगले एकल काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। विभा जी का भी ऑल्सो नमस्कार। कैथी को भी मैंने देखा है। कैथी नमस्ते। नरेंद्र भाई आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप हैं प्रिपेयर्ड? बिल्कुल। आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे और कैथी को और राखी को व्हाट्सएप से या ईमेल से भेज दें ताकि हम लोग उस दिन के लिए तैयार रहें।
इसके बाद जो है वो मंजू भाभी आप हैं, आप भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो भेज दें। मैं चाहूंगा कि मीना भाभी, मीना भाभी को हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ मीना भाभी, आप 18 तारीख के लिए तैयार हैं? 18 अक्टूबर, हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, 18 अक्टूबर के लिए आप तैयार रहिएगा। अभी 1 मिनट समय बचा है। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट कर दूं, जितने भी लोग जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि 21 लोग आज जुड़े हैं। हमारे गीतांजलि के मेंबर हैं कुछ, हमारे साथ में आज मोतीलाल गुप्ता जी आए हैं, उनका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको हमेशा वक्त मिले तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप जरूर आए और हम लोग की हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम का समापन करता हूं और अगले संडे, अगले रविवार को 3 बजे आप लोग से फिर मुलाकात होती है। और हमारे जो नए कवि हैं नरेंद्र ग्रोवर, उनके साथ हम लोग एकल काव्य पाठ में रहेंगे। और इसी के साथ आप लोग का बहुत अनुरोध है, धन्यवाद। एक अनुरोध है कि सबका ईमेल यदि मुझे मिल जाए तो सबको हम जोड़ लें। मैं भेजूंगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और हम लोग समाप्ति की तरफ है, किसी भी समय ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। आप सबों का एक बार फिर से आभार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए आप सभी